रशिया यूक्रेन वॉर दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। क्या तुर्किया में जारी पीस टॉक्स का कोई नतीजा निकल सकेगा या ये जंग मज़ीद तूलानी हो जाएगी? क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के पीछे हट जाने के बावजूद भी इस जंग को मज़ीद जारी रख सकता है? यूक्रेन की जानिब से ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्यों और कैसे लॉन्च किया गया? क्या रशिया और यूरोप के दरमियान बढ़ता हुआ ये ट्रस्ट डेफिसिट किसी एटमी जंग पर भी मुंतज हो सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला जी। रशिया और यूक्रेन की शॉर्ट हिस्ट्री और ट्रंप की जानिब से सीज़फायर डील की जो एफर्ट्स की गई उसके अहवाल हम गुज़िश्ता वीडियो में बयान कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ रीसेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम भी नेगोशिएशन टेबल पर ही होता है, लेकिन जब भी दो वारिंग नेशंस आपस में पीस टॉक्स के लिए बैठती हैं तो दोनों हरीफों की ये कोशिश होती है कि नेगोशिएशन से पहले वो जंग में अपर हैंड रखते हों, सो दैट कि अपने पार ऑब्जेक्टिव्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और इन पीस टॉक्स के ज़रिए से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी हासिल कर सकें। लेकिन इस तरह से जो ज़ाहिर लूजिंग एंड पर होता है वो अपनी एफर्ट्स को मज़ीद बढ़ा देता है और जंग इंटेंसिफाई हो जाती है, सो दैट कि वो किसी भी सूरत में पावर सिनेरियो को बैलेंस आउट कर सके और अपने हकूक़ का और अपने वार ऑब्जेक्टिव्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और इसी खेल के दौरान ये नेगोशिएशंस का प्रोसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और तादेर बेनतीजा रहता है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाली इन रीसेंट नेगोशिएशंस के अहवाल भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी दोनों ममालिक अपनी वार ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे कि जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस नाकामी से दो-चार हो गई। और अब उसके बाद दोनों ममालिक ने ही अपने ऑपरेशंस को मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया, सो दैट कि बैटलफील्ड के ऊपर अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर सके। यूक्रेन के 20% एरिया पर रशिया अपना कब्ज़ा कायम कर चुका है। ये यूक्रेन का वो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पर रशियन बोलने वाले लोग आबाद हैं और यूँ रशिया इस जंग में एक वाज़ेह बढ़तरी रखता है। लेकिन इन रीसेंट डेज़ में यूक्रेन ने ताकत के तवाज़न को बैलेंस आउट करने के लिए ज़रूर कुछ एफर्ट्स की हैं। एक तो ज़ेलेंस्की ने मुसलसल यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकातों के ज़रिए से ट्रंप से वाइट हाउस में मिलने वाली उस तारीख़ी तज़लील जो कि एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर भी था को काफ़ी हद तक कवर अप किया है। मसलन तमाम बड़े यूरोपियन ममालिक ने यूएस के पीछे हट जाने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की को अपनी सपोर्ट जारी रखने का कहा है। इसमें अहम तरीन जर्मनी की जानिब से 5 बिलियन यूरो की मिलिट्री एड भी है, जिस पर रशिया ने बाकायदा तौर पर जर्मनी को मुतनब्बे भी किया है। इसके अलावा बैटल फ्रंट पर कुछ पावर बैलेंस अटेन करने के लिए यूक्रेन ने कुछ ऑफेंसिव भी लॉन्च किए, जिसमें 31 मई को एक अटैक लॉन्च किया गया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में 2 बड़े ब्रिजेस को टारगेट किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया, जिसके ज़रिए से रशियन आर्मी की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया गया है। लेकिन इस अटैक के सबब एक सिविलियन ट्रेन भी डिरेल हो गई और 7 सिविलियन कैजुअलिटीज़ रूनुमा हुई, कि जिसको अब एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर यूज़ करते हुए रशिया समय में अपने नए ऑफेंसिव को जस्टिफाई कर सकता है। दूसरा यूक्रेनियन अटैक के जो अब तक का सबसे बड़ा मोस्ट इफेक्टिव कोवर्ट ऑपरेशन भी कहा जा रहा है, कि जिसमें यूक्रेनियन इंटेलिजेंस SSU ने डीप इनसाइड रशिया यानी 4000 किलोमीटर्स इनसाइड रशिया जाकर उनके एयर बेसिस को टारगेट किया और इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन में FPV ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया जो कैरी होते हैं और इन्हें कोई भी पायलट रिमोटली सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर सकता है। और आल्दो इनकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन प्रिसिजन स्ट्राइक्स की वजह से उन बॉम्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। इंटेलिजेंस को इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ कंडक्ट करने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा, यानी इन ड्रोन्स को पहले बड़ी एहतियात से कंटेनर्स के अंदर लोड करके इन्हें डीप इनसाइड रशिया में 4 एयर बेसिस के करीब लोकेट करवाया गया। फिर वहाँ से रिमोटली कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर नुमा स्टोरेज बेसिस से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद इन चारों एयर बेसिस को बहुत कामयाबी से हिट किया गया है। यहाँ पर आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर रशियन एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम्स इन ड्रोन्स को क्यों हिट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि पहले तो इन ड्रोन्स को बहुत करीब लाया गया इन चारों एयर बेसिस के, सो दैट के रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए। दूसरा, इन्हें बहुत लो आल्टीट्यूड पर फ्लाई करवाया गया, कि जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और कामयाबी से हिट करना इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि तकरीबन नामुमकिन था। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि इस ऑपरेशन में 40+ रशियन जेट्स को तबाह किया गया है, जिसमें रशिया के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं, और इसी तरह से रशिया के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह करने का क्लेम किया गया है। जो वीडियोस हमें इंटरनेट पर इस अटैक के हवाले से मिली हैं, उसके नतीजे में हम ये ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि रशिया को बड़े पैमाने पर नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इन क्लेम्स और इन नंबर्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है।
इसी तरह यूक्रेन का ये क्लेम कि इस अटैक में $7 बिलियन से ज़्यादा रशिया को नुकसान पहुंचा है, ये भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता और शायद ये एक एग्जैजरेटेड नंबर ही मालूम होता है। लेकिन इस अटैक के पैरेलल में रशिया ने यूक्रेन पर भी ये अटैक लॉन्च किया, जिसमें 400 प्लस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लॉन्च किया गया था। इस अटैक में रशिया ने दीगर अहदाफ के अलावा यूक्रेन के एक ट्रेनिंग सेंटर को भी हिट किया, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें भी हुईं। यूक्रेन के ग्राउंड फोर्सेस के चीफ माइखालो ने इस अटैक में को रोकने में नाकामी के बाद अपना रेजिग्नेशन भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को हैंड ओवर कर दिया है। इस अटैक में जिन ड्रोन्स को रशिया ने इस्तेमाल किया वो तकरीबन तमाम के तमाम ड्रोन्स ही ईरानी साख्ता थे, जिससे ये भी वाज़ेह होता है कि ईरान ड्रोन वारफेयर में किस हद तक सुपीरियरिटी रखता है। इन तमाम अटैक्स और काउंटर अटैक्स को टर्किया में जारी पीस नेगोशिएशन से ठीक 1-2 दिन पहले टाइम किया गया, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर में तो कोई खातिर तब्दीली नहीं आई। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंगी तनाव फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये नेगोशिएशंस भी नाकामी से दोचार रहीं और बगैर किसी खातिर नतीजे के ये प्रोसेस दोबारा से डीरेल हो चुका है। नेगोशिएशंस में महज 3 रोज़ के लिए सीज़ फायर पर एग्री किया गया, जो कि एक प्रिजनर एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए था। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म गेन हासिल नहीं किया जा सका, यानी अमन के लिए कोई भी बड़ा मंसूबा ना तो तैयार किया जा सका और ना ही उसके लिए ज़मीन साजी की जा सकी है। दोनों ही ममालिक अपने हार्ड लाइन स्टैंड्स पर कायम रहे। रशिया ने ये डिमांड किया कि यूक्रेन के साथ जो कंटेस्टेड एरियाज़ हैं उन्हें यूक्रेनियन आर्मी फ्री कर दे, जो कि एक गैर मंतकी डिमांड है। और दूसरी जानब ये भी डिमांड किया गया कि यूक्रेन दोबारा से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यूक्रेन में करवाए, जो कि यूक्रेन की आवाम की उमंगों की रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू द रशियन पर्सपेक्टिव। दूसरी जानब यूक्रेन ने भी अपने हार्डलाइन स्टैंस को रिआइट्रेट किया है कि वो यूक्रेन की मुकम्मल आज़ादी के अलावा किसी नतीजे को तस्लीम नहीं करेंगे, जो कि एक बाइदुन नज़र चीज़ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर किसी भी नेगोशिएशंस के लिए यूक्रेन के पास कोई ख़ास बारगेनिंग चिप्स मौजूद नहीं हैं सिवाय यूरोप की मुकम्मल सपोर्ट। नेगोशिएशंस के फेलियर की एक बड़ी वजह ये भी है कि जब किसी मसले पर 2 से ज़्यादा ममालिक फरीक बन जाएं, तो क्योंकि हर मुल्क के अपने वार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अपने डिप्लोमेटिक गोल्स होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और मज़ीद प्रोलॉन्ग भी, और किसी भी पुरअमन नतीजे पर पहुंचना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। यानी एक तरफ प्यूटन रशिया के लीडर के तौर पर मजबूत और बड़े फैसले ले सकता है और उसे किसी से भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन मुकम्मल तौर पर यूएस और वेस्ट की इमदाद पर डिपेंडेंट है और वो दरअसल कुछ हफ्ते भी ये जंग जारी नहीं रख सकता अगर यूएस और वेस्ट उसकी इमदाद को तर्क कर दे। इस वजह से ज़ेलेंस्की सिंगल हैंडेडली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता और उसे किसी भी सीज़ फायर के लिए तमाम जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनसे कंसेंट लेना और उनकी रज़ाइयत चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उतना ही प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है। इन नेगोशिएशंस के फेलियर और यूक्रेन की जानिब से रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव ने अपने एक ट्वीट में वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र किया है, जिसे यूरोप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकता है। इस रीसेंट यूक्रेनियन ऑपरेशन के बाद एटमी जंग का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ चुका है, ऐसा बाइदुन नज़र है। लेकिन रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बहुत अग्रेसिव है और इसी वजह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे का पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है। यूके ने तो अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा दिया है और रशिया को एक न्यूक्लियर थ्रेट करार देते हुए अपनी नई 12 के करीब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का ऑर्डर भी प्लेस किया है। इसी तरह से कई और नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया है और ये सब इसलिए है ताकि यूके डिटरेंस कायम कर सके। इख्तिताम कलाम ये है कि जंगें बनिनूए इंसान के लिए कोई काबिल इफ्तिखार अमर नहीं है, बल्कि हम में से हर बाशऊर इंसान को जालिम और जुल्म को कंडेम करते हुए अमन के रास्ते का राही रहना चाहिए। आप इस बारे में अपनी आरा का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिए और ऐसे ही बैनुल अक़वामी इशूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।